आज सुनिए प्रवासी हिंदी लेखिका और शिक्षाविद डॉक्टर आरती लोकेश जी की लिखी हुई कहानी डोर के दो छोर। तो शुरू करते हैं कहानी डोर के दो छोर। सुबह सैर को निकला तो अपने सेल फोन का रेडियो चलाया और कान में तार लगा लिया। सुबह संगीत सुनते हुए जॉगिंग करने के लिए पार्क की परिक्रमाएं करना और वहां घूमते बुजुर्गों और खेलते बच्चों को देखना, ऐसा लगता था कि बस यही संपूर्ण शांति की स्थिति है। ध्यान योग में कदाचित ही ऐसा अनंत आनंद प्राप्त हो। भूले बिसरे गीत में गीत बजने लगा। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे संग हमारे। मैं गीत में ऐसा डूबा कि सच में यादों की बारात निकल पड़ी। जरूरी नहीं कि भाई भाई कुंभ के मेले में बिछड़ने के कारण ही दूर दूर हों। अनेक बार तन से आसपास होते हुए भी मन की दूरी मीलों के फासले बना देती है। बचपन वाला रेडियो जेब में नहीं आ सकता था। आज के माइक्रोवेव अवन के आकार का लकड़ी का डिब्बा, जिसमें आगे की ओर रंगीन धागे की क्रोशिया की बुनावट जैसी जाली लगी होती थी, जहाँ शायद स्पीकर होता होगा। स्टेशन बदलने के लिए बोतल के ढक्कन नुमा गोल बटन को बार बार घुमाकर सुई को स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पर स्थिर करना होता था। घर भर में अकेला मैं इस कार्य में निपुण समझा जाता था। स्टेशन की फ्रीक्वेंसी बिगड़ते ही आवाज़ लगाकर माँ मुझे ही पुकारती और मैं पलंग के ऊपर चढ़कर अलमारी के ऊपर रखे रेडियो के बटन को बड़ी कुशलता और तत्परता से गोल गोल घुमाता। गाने की गुमशुदा आवाज़ फिर साफ सुनाई देने लगती और मेरी गर्दन गर्व से अकड़ जाती। मेरे आत्मविश्वास में 100 गुना वृद्धि हो जाती। रेडियो हर एक के घर में होता भी न था। माँ के विवाह में नाना जी ने दहेज में दिया था तो उनकी शान में 4 चांद लग गए थे। रेडियो सुनने का शौक़ भी सबसे ज़्यादा मुझे ही था। मैं सुबह उठते ही पलंग से नीचे उतरने से पूर्व ही किनारे पर खड़ा होकर रेडियो चला देता और माँ की आवाज़ सुनाई देती, ये लड़का भी ना बस धरती पर पांव बाद में रखता है, रेडियो के बटन पर हाथ पहले, कहकर माँ हंस देती। पिताजी को भी कोई ऐतराज़ न था, बस भैया को ही जैसे रेडियो से सख्त नफरत थी। उपन्यास पढ़ने के शौकीन भैया अपनी जगह से उठते ही झट से रेडियो बंद कर देते। मैं स्नान घर से ही चिल्लाता कि किसने बंद किया रेडियो। एक गुर्राहट के साथ आवाज़ आती, मैंने, और खबरदार जो सुबह सुबह रेडियो का शोर मचाया। तो स्नान घर से बाहर आते ही मेरी भैया से जमकर लड़ाई होती। माँ फिर से चुटकी लेती कि सुबह सवेरे घर में रामायण का पाठ होने के बजाय महाभारत मची हुई है। मैं भी जिद्दी कम न था। रेडियो पुनः चलाकर ही दम लेता और समाचार और भजन भी ऐसे ध्यान मग्न होकर सुनने का प्रपंच करता कि जैसे वही मेरे स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा हो और आज उसकी परीक्षा होनी हो। भैया आंखें तरेड़ते हुए उठकर दूसरे कमरे में चले जाते। एक वो लड़ाई थी जो रोज़ रोज़ की बात थी। वो लड़ाई कम और नोक झोंक अधिक थी। उस नोक झोंक को कभी सुलह की दरकार न थी। असीम प्यार की धोतक थी वो। वही झगड़ालू भैया अक्सर मेरे स्कूल से लौटने के बाद खबर दिया करते थे कि दिन में तेरा पसंदीदा अमुक गाना आया था, किशोर कुमार की आवाज़ में, और मैं हाथ पैर पटकता कि मेरे सामने क्यों नहीं आया। मुझे अपनी पसंद के गानों के पूरे बोल एक डायरी में लिखने का शौक़ था। फिर भैया मुझे एक कागज़ पकड़ा देते और भरपूर एहसान जताते हुए कहते कि ले, लिख दिया था तेरे लिए, साथ साथ सुनकर। तू पता नहीं गाने के साथ साथ कैसे पूरे बोल लिख लेता है। मेरे लिए तो बड़ा ही मुश्किल है। देख ले कहीं कुछ छूट ना गया हो। मैं गदगद हो भैया के गले में बाँह डाल कर लटक जाता। वे भी मुझे घुमाकर कीकली करा देते। समय ने करवट ली। आज न वे भारी भरकम रेडियो हैं, न वे हृदयों में बसे प्यार भरे रिश्ते। दोनों का वजन कम हो गया है। दोनों ही लोगों की जेबों में समा गए हैं। एक ही घर में ऊपर नीचे के फ्लोर पर रहते हुए भी जब आमना सामना होता तब अजनबियों की तरह मुंह फेर कर हम अपनी अपनी राह पकड़ लेते। दिल में एक टीस सी उठती, मगर यही ज्ञात हुआ कि ये टीस बस मेरे ही मन में उठती है। जब उन्हें ही कोई परवाह कोई लगाव नहीं रहा तो मैं ही अपनी टीस को क्यों छलकने दूँ। मैं अपनी भावनाओं को सिमटते रिश्तों की तरह गले से बाहर आने से पूर्व ही भीतर को सटकने लगा। समय तो प्रकाश की गति को भी पीछे छोड़ आगे निकल गया। लगभग 4 वर्ष तो इसी शुष्क व्यवहार के साथ पलक झपकते ही बीत गए। भूला नहीं था
कि 12वीं में मेरे फर्स्ट डिवीज़न में पास होने पर भैया ने मुझे ट्रांजिस्टर ला कर दिया था। बैटरी से चलने वाला ये ट्रांजिस्टर, जो कि रेडियो के आकार का 8वां हिस्सा पड़ता होगा, केवल बड़े घर के लोगों के पास हुआ करता था, जो उसे शान से हाथ में झुलाते हुए सड़क पर टहलने निकला करते थे। सारा मोहल्ला उस संगीत का आनंद उठाकर गदगद हो जाया करता था। बिजली के खटके की डोर से कटकर अलग हो चुका था रेडियो। आज दफ्तर से खाना खाकर आके बैठा ही था कि नीचे से भैया की आवाज़ सुनाई दी, माधव, ओ माधव। कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हाथ में पकड़ी रोटी की कौर उंगलियों के बीच अटक गई। वो मुंह तक जाती तो कानों की शक्ति क्षीण हो जाती। नाम तो मेरा मधुकर शर्मा था, किंतु माँ प्यार से माधव और माधव कहा करती थी, और मेधावी होने के कारण पिताजी माधव बुलाया करते थे। नाम तो पुकारने का वही था, माधव, मगर भैया मुझे मिट्टी का माधव अर्थात बुद्धू कह कहकर चिढ़ाने के लिए माधव बुलाया करते थे। 4 वर्षों से शब्दों का आदान प्रदान बंद था, यहाँ तक कि हम दोनों की पत्नियों में भी कोई बात ना होती थी। बच्चे अवश्य हम लोगों की जानकारी से बाहर आपस में व्हाट्सएप या स्काइप पर बात कर लेते थे। अतः भैया द्वारा मुझे आवाज़ लगाने को मात्र वहम या अंतस की ध्वनि समझकर कानों की लोलकी को जोर से खींचा, स्वयं को संयत किया और खाने में पुनः व्यस्त कर लिया। सामने ही 2 in 1 रखा था। मैंने बहुत सहेज कर रखा था। मैं अपनी पहली तनख्वाह से भैया के लिए लाया था। भैया प्रतिदिन सुबह पूजा करते थे और अनूप जलोटा के स्वर में अपने प्रिय भजन का ठीक 6:15 बजे रेडियो पर सुनने का इंतज़ार किया करते थे। 2 in 1 के साथ अनूप जलोटा के भजन की कैसेट पाकर वे निहाल हो उठे थे। जब रिश्तों में खटास पड़ी तो ऐसी कि मेरा उपहार भी मुझे लौटा गए। प्रेम के वशीभूत मैंने उसे उनकी धरोहर के रूप में रख लिया। वृंदा, माधव आया नहीं क्या अभी तक? ये वाक्य सुनकर तो पत्नी भी दौड़ी चली आई। तवे पर रोटी जलती छोड़कर और सिर को पल्लू से ढांपकर घबराती सी बोली, अरे सुनो, देखो, जाओ ना नीचे, बड़े भाई साहब बुला रहे हैं, शायद कहीं तबीयत खराब ना हो भाभी जी की। अचरज तो मुझे भी बहुत था। पत्नी की उत्तेजना और हड़बड़ी को मैं भली भांति समझ रहा था। वो तो बोलचाल बंद होने से बहुत ही विचलित रहती थी। हर घड़ी मेल मिलाप का बहाना, उपाय दोनों खोजा करती थी। परंतु मैं भैया के बोलने के लहजे से अच्छी तरह परिचित था। उनकी आवाज़ में उत्सुकता अवश्य थी, लेकिन प्रशांति थी। ये मेरे लिए और भी जटिल पहेली थी कि फिर ऐसा क्या हो सकता है कि उन्होंने मुझे यूँ यकायक पुकारा। खैर, मैं तत्परता से पलंग के पास रखी अपनी चप्पलें पैरों में डाल चटापट सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे पहुँच गया। भैया को मुख्य प्रवेश द्वार अवरुद्ध किए जैसे मेरे ही आने की प्रतीक्षा में अड़े हुए खड़े पाया। मेरे मन में कई भाव आए और गए। मेरी सब शंकाओं का समाधान करने के लिए उन्होंने अंदर बैठे अतिथियों की ओर इंगित करते हुए धीमे से कहा, रवि और राजू आए हैं चिंगाड़पुर से। क्यों? अब क्या चाहिए उन्हें? मैंने भी सहज फुसफुसाहट में कहा, पता नहीं, मैंने अभी तक पूछा नहीं और उन्होंने अभी तक बोलने की हिम्मत नहीं की। बस चाय नाश्ता कराया है। फिर जैसे उन्हें कुछ याद आया, खाना खा लिया तूने? नहीं भैया, खाना ही खा रहा था, कहते हुए मैंने अपनी उंगलियों के नाखून पर लगी सब्जी की तरी की ओर देखा और हाथ पीछे कर लिए। अरे तू खाना बीच में छोड़ आया, जा खा के आ जा। मैं तब तक उन्हें इधर उधर की बातों में उलझाए रखता हूँ। जो भी बात है इनके मन में, मैं चाहता हूँ तेरे सामने ही हो, कहकर वो जाली के दरवाजे से अपने ड्राइंग रूम की ओर बढ़े। ठीक है भैया, कहकर मैं भी सीढ़ियाँ चढ़ अपनी थाली की ओर लपका। वृंदा का दिल भी धड़कता होगा, उसे भी बता दूं कि रवि और राजू आए हैं किसी मकसद से। किस मकसद से, इसका पता नहीं। क्या मकसद हो सकता है इनके जैसे एहसान फरामोश, मौका परस्त और मतलबी लोगों का? कहने को तो चचेरे भाई हैं, परंतु भाई कहते लज्जा आती है। वो दिन भुलाए नहीं भूलता जब पिताजी का पार्थिव शरीर घर में था और ये दोनों झगड़ा कर रहे थे। जाने उस दिन का सूरज किस रक्त में डूब कर निकला था कि हमारे परिवार के एकमात्र प्रकाश पुंज को लील गया। पिताजी सुबह घर से दफ्तर के लिए निकले। शाम को 6 बजे तक घर लौट आने वाले पिताजी जब नियत समय पर लौट कर नहीं आए तो चिंता होनी आरंभ हुई। हम दोनों भाइयों ने कुछ समय माँ को तथा छोटी बबली को बहला कर रखा। 10 बजते बजते हमने उनके यार दोस्त, रास्ते, गलियाँ, दफ्तर, बाजार, पार्क, सिनेमा सब छान मारा, परंतु उनका कहीं पता न चला। मैं और भैया थाने में उनकी गुमशुदा रिपोर्ट लिखवा आए। रात आंखों में गुजरी।
माँ की आंखों से बहती फुहारें सूचक थीं किसी अनिष्ट की आशंका की। आंखों के नीचे के काले घेरे जीवन में आने वाले अंधेरे के डर से कुछ और गहरा गए थे। सुबह किसी पड़ोसी ने एक बार मुर्दाघर में भी छानबीन कर आने की सलाह दी। सलाह विष के समान कड़वी होते हुए भी हम विषपान को बाध्य थे। माँ को बिना बताए हमने ये तलाश भी की। धड़कते दिल से हमने कई पेटियां खींचकर देखी। 8-10 के बाद हम भाइयों ने एक दूसरे को राहत की दृष्टि से देखा। तभी पुलिस इंस्पेक्टर एक शव को लाकर दराज में रखने लगे। दिल नहीं चाहता था उस पर नज़र डालना, मगर मस्तिष्क न माना और हमारी नज़र जैसे ही उस पर पड़ी कि हमारी चीख निकल गई। न जाने कहाँ कहाँ दस्तखत कर, कितनी ही तरह की कागजी कार्रवाई कर हमें पिताजी का शव प्राप्त हुआ। शाम तक रीति आंखों के साथ हम पिताजी का शव लेकर घर में दाखिल हुए तो माँ पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उन्हें होश में लाएं कि रिश्तेदारों को सूचना दें, समझ ने भी साथ छोड़ दिया था। भैया 20 बरस के और मैं 18 का। ऐसे में अड़ोसी पड़ोसी हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक बने। वे जो बताते गए हम यंत्रवत करते गए। उस समय रवि और राजू पिछले 2 वर्षों से हमारे घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे थे। इधर पिताजी की चिता को भैया ने अग्नि दी और वापसी में ही रवि और राजू ने अचानक विस्फोट किया कि उन्होंने पिताजी को 5,000 रुपये 2 वर्ष पहले उधार दिए थे, जो कि उन्हें अभी तक वापस नहीं मिले हैं। जिस थाली में खाना उसी में छेद करने का अर्थ हम किशोर भाइयों को उस दिन समझ में आया। किसी से पैसा लेना पिताजी के उसूलों के विरुद्ध था। अपनी तनख्वाह में सोच समझ के पैर पसारने और आवश्यकता पड़ने पर घुटने सिकोड़ने वाले पिताजी इन नामुरादों के सामने पैसों के लिए घुटने टेकेंगे, ये नामुमकिन था। फिर ये दोनों तो खुद हमारी कृपा पर बसर कर रहे थे। चाचा जी ने इनके निकम्मेपन से तंग आकर इन्हें घर से निकाल दिया था, तब इन्होंने हमारे घर की शरण ली थी। आज पिताजी की भलमनसाही का खूब प्रतिफल दिया इन्होंने। वृंदा मेरे चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करने लगी, परंतु मैं इतना बेकल था कि उसकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर सकता था। बस संक्षेप में इतना ही कहा कि चिंगारपुर वाले चाचा जी के बच्चे आए हैं। हालांकि अब वे बच्चे इतने भी बच्चे न रहे थे। भैया से और मुझसे छोटे होने के कारण सदा हमने उन्हें बच्चों की तरह ही देखा था। वृंदा ने मुझे मेरा मोबाइल, चश्मा और रुमाल थमाया तो मैंने उसकी ओर हैरत से देखा। लगता था कि वो मुझे अस्त्र शस्त्र से लैस कर लाम की लड़ाई पर भेजने की तैयारी कर रही है। आशंकाओं के कई भाव उसके इर्द गिर्द तैरते दिखाई दिए। युद्ध को भले ही न जा रहा था, परंतु आपातकालीन बैठक तो अवश्य ही थी। अपने हृदय की सारी धड़कनों को संभलने का तथा उत्तेजना को चुप बैठने का निर्देश देकर मैं भैया की बैठक में दाखिल हुआ। 4 साल बाद उस कमरे में प्रवेश पाया था जहाँ कभी घंटों बैठकर दुख सुख बांटा करते थे। रघुवीर शर्मा बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के 2 सर्टिफिकेट तस्वीर के साथ टंगे थे। कई प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकातों और पार्टियों के चित्रों का कोलाज भी बहुत करीने से दीवार, घर और भैया के प्रगति पथ को शोभायमान कर रहा था। कुछ कर दिखाने के लिए कोई बदलाव, कोई दूरी, कोई झटका बहुत काम आता है। विचार आया कि कहीं मैं ही भैया के जीवन का मनहूस पक्ष तो नहीं था। कदाचित मेरे जैसे राहु से उनका वास्ता छूट जाने से ही उनकी तरक्की संभव हुई हो। ये अपना माधव है, आजकल एक MNC में बड़ा अफसर है। भैया ने अपना शब्द पर खास जोर दिया था। मैं थोड़ा असहज हो गया। भैया को कनखियों से परखने की चेष्टा की, कहीं से कृत्रिमता झलकी हो ऐसा एहसास नहीं हुआ। भैया अक्सर दीवान पर पसरे होते थे और मैं उनकी सेटी पर पैर ऊपर रखकर आराम से बैठ जाया करता था। सेटी की जगह अब सोफे ने ले ली थी। आज यूं बैठने का साहस न जुटा पाया। आदतन पैर ऊपर किए ही थे कि इस विचार ने आ दबोचा कि अब वो पहली वाली बात नहीं है, तो तुरंत पैर नीचे कर मेहमानों की तरह बैठ गया। हाँ, हम पहचानते हैं, हम कोई भूले थोड़े हैं अपने भाई को। राजू की बात सुनकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। और कैसे रास्ता भूले रवि? मेरे लिए पिताजी की मृत्यु वाला हादसा भुलाना सरल न था। माँ ने अपने गले की चेन उतार कर इनके मुंह पर मारी थी और ये बेशर्मों की भांति उसे लेकर निकल गए थे। चाचा उस समय वहाँ होते तो कुछ शिकायत भी करते। वैसे उनसे भी क्या कहा जा सकता था, वे तो स्वयं ही अपनी औलादों से दुखी थे। अरे कैसी बातें करते हो माधव भैया, रास्ता भूलते तो बिना पता पूछे घर कैसे पहुँच जाते? कहते हुए राजू ने भैया की ओर अनुमोदन के लिए देखा। अरे नहीं,
मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। दरअसल पिताजी को गुजरे तो 25 साल हो गए ना, तब के बाद आज ही आए हो तो बस उत्सुकतावश पूछ लिया। कहकर मैंने भैया की ओर देखा तो उनकी मुस्कुराहट ने मुझे शाबाशी दी, जैसे कह रहे हों, हाँ माधव, इसीलिए तो तुझे बुलाया है। तू ही बेहतर निपट सकता है इन जैसे लोभी, कुटिल और मतलबी लोगों से। नहीं माधव भैया, याद तो बहुत आती है। बचपन में संग संग खेले हैं, तुमसे छीन छीन कर बहुत सी टॉफ़ी गोली खाई हैं। कैसे भूल सकते हैं? पिताजी ने जो ना किया हमारे लिए वो ताऊ जी ने किया। राजू बोला तो जैसे कानों पर विश्वास ना हुआ कि ये वही राजू है। हाँ, छीन कर खाने वाली बात पर तो पूरा भरोसा था। छीनते समय तो ये दोनों बबली को भी न बख्शते थे। हम सब मिलकर छत पर पतंग उड़ाया करते थे, जिसमें भैया को दक्षता प्राप्त थी। मैं तो पतंग उड़ाने में अनाड़ी हुआ करता था। मैं बस कन्ने बांधना, बांझा देना और चरखी पकड़ने आदि का काम किया करता था। रवि, राजू दोनों भैया को उकसाते रहते, भैया वो नीली पतंग, वो लाल पतंग, वो काटो, अरे भैया निकाल दी ना हाथ से। और जैसे ही कोई पतंग भैया काटते तो ये दोनों झट से टूटी डोर के सिरे को पकड़ उसे लूट लेते। माधो, बेड़मी बनाई है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? ले आऊँ थोड़ी सी आलू की चटपटी तरी वाली सब्जी के साथ? भाभी की आवाज़ ने मानो एक बार भाव प्रवाह से बाधित कर दिया था। नहीं भौजाई, बिना देखे ही मैंने बोल दिया। आज औपचारिकतावश भाभी बोलना चाह कर भी मुंह से न निकला। मैं शरारत से उन्हें भौजाई कहा करता था। फिर देखा कि वो थाली लगाकर लगभग ला चुकी थी। मैंने अभी खाना खाया है, कहते हुए उनसे आंखें न मिला सका। उनके स्नेह को ठुकराना यूँ आसान न था मेरे लिए। तुम तो भरे पेट भी मेरे हाथ की बेड़मी आलू खा लेते हो। इस वाक्यांश से कुछ ऐसा भाव प्रकट हुआ कि मैं पिछले 4 साल भी यही करता आ रहा हूँ। फिर कहाँ थी दूरी? क्या भाभी का ये प्रेम बनावट है, एक दिखावा है रवि राजू के सामने, उन्हें ये दिखाने के लिए कि हम दोनों भाई एक ही हैं? मेरे अंदर अंतर्द्वंद सा चलने लगा। रसोई चाहे भौजाई की हो या वृंदा की, कुछ भी विशेष पकता तो हम 8 लोग एक ही जगह बैठकर खाते थे। मैं भौजाई के हाथ के छोले भटूरे, दाल मखनी, नान, प्याज की कचौड़ी, मूंग दाल के चीले आदि का दीवाना था, तो भैया वृंदा के हाथों की चाउमीन, मंचूरियन, बर्गर, पास्ता आदि बड़े चाव से खाते थे। दाल सब्जी रोटी से भिन्न कुछ भी बनता तो हमेशा 8 लोगों का ही बनता। अरे शालू, अभी रहने दो, उसका मन नहीं है, ऊपर भिजवा दो, वृंदा को भी पसंद है, बाद में खा लेंगे। भैया की बात ने फिर से तारतम्यता तोड़ दी थी, परंतु साथ ही कई टूटे तारों के सिरों को उलझा दिया था। क्या मैं ही अपने अहम के वशीभूत इतने दिनों तक भैया से दूरी बनाए रहा? मैं नादान समझता रहा कि भैया को मुझसे ईर्ष्या है और शायद वे मुझे घमंडी समझते हैं, या कि वे 4 साल कोरी मेरी कल्पना मात्र थे, उनमें यथार्थ जैसा कुछ भी नहीं। एक अलग सी विकल तरंग सब कुछ उथल पुथल मेरे अंतस में उछाल मारने लगी। ताऊ जी ने हमें अपने बच्चों के समान पाला, कभी आप दोनों और हम दोनों में कोई भेद नहीं किया। हमारी खातिर अपने भाई के भी बुरे बने। रवि ने कहा तो आश्चर्य हुआ कि ये दोनों वास्तव में ऐसा ही सोचते हैं और मानते हैं, या आज के ये संवाद किसी योजना के तहत खास तैयार किए गए हैं। अच्छा, मगर उन्होंने तो तुमसे 5,000 रुपये। मेरे अंदर की कड़वाहट अब चुप्पी साधने को राजी न थी। चलो छोड़ो, किस कारण से आना हुआ ये बताओ। भैया ने मेरी बात बीच में ही काट दी। भैया हमेशा ही तकरार से बचने की कोशिश करते हैं, अब भी वही, जरा नहीं बदले हैं। मुझे बहुत क्रोध आया। मैंने गुस्से से उनकी ओर देखा। उन्होंने धीरे से पलकें झपकाकर मुझे गड़े मुर्दे न उखाड़ने का इशारा किया। उनकी ये आदत मुझे बहुत तंग करती है। यदि चुप रहकर मुझसे बोलना बंद करने के बजाय एक बार तो मुझसे ये पूछ लिया होता कि माधो, क्या तू सबसे ये कहता घूम रहा है कि भैया मेरे टुकड़ों पर पल रहे हैं? बस मुझसे नाता तोड़ लिया। उन दिनों उनकी नौकरी छूट गई थी। अपने मन की हीन ग्रंथि को उन्होंने अपना सम्मान कवच बनाने के भ्रम में मेरे मत्थे मढ़ दिया। मुझसे बात करते तो उन्हें शायद समझ भी आ जाता कि दूसरे लोग किस तरह से संबंधों में दरार डालकर उस पर चूल्हा बनाकर अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं। मैं शांत रहा, ये सोचकर कि भैया का गुस्सा क्षणिक होता है। फिर मन में आशा थी कि नई नौकरी मिलते ही वो फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। अभी उन्हें इस बात का भय है कि जो आरोप उन्होंने मुझ पर लगाया है, उस चिंगारी को उनकी बेबसी की हवा कहीं सच्चाई की आग में न बदल दे।
6 महीने में ही अच्छी नौकरी भी मिल गई, मगर एक बार जो दरार पड़ी तो फिर उसे पाटने के लिए ना वे ही आगे बढ़े ना मैं ही हिम्मत जुटा सका। अपने अपने मन की कोठरी में अहम के अलाव पर हम खुद को ऊर्जा देते रहे। वो पीलीभीत वाली चाची है ना? रवि के शब्दों से मेरी तंद्रा भंग हुई। हाँ, क्या हुआ उन्हें? सब ठीक तो है ना? भैया सशंकित मन से उछल कर सीधे होकर बैठ गए। ठीक तो हैं, अकेली हैं ना, थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो चलती रहती है तबीयत में, उम्र तो हो चली है। राजू के बोलने पर लगता था कि बड़ी फिक्र है उसे छोटी चाची की। अकेली तो वे पिछले 8 सालों से हैं। मैंने स्मृति के पन्नों को उलटना शुरू किया तो याद आया कि 8 वर्ष पहले जब चाचा जी गुजरे तो चिंगारपुर से तो कोई ना आया था अर्थी को कंधा देने। चलो, तब अपनी हलवाई की दुकान में व्यस्त रहे होंगे कि दिवाली का समय है, पर 13वीं में भी तो कोई नहीं पहुंचा। किसी ने गौर नहीं किया कि निस्संतान चाची अब इस दुनिया में निपट अकेली रह जाएंगी। आज इतना ख्याल कैसे आया, ये जानने की तीव्र उत्कंठा हुई। हाँ भैया, पर तब हाथ पैर चलते थे उनके, अब शरीर से लाचार हो गई हैं। रवि ने उनकी दशा के प्रत्यक्ष दर्शन कराए। तुम क्या उनके पास से होकर आ रहे हो? मेरे जासूसी दिमाग ने सवाल किया। नहीं, बस सुना था, कोई पीलीभीत से आता जाता उनकी खबर दे जाता है। अपनी औलाद तो है नहीं उनकी, सो हम लोग ही ध्यान रखेंगे। हम भी ना रखें तो कौन रखेगा? राजू ने आह भरते हुए दर्द भरी लाचारी से कहा। मैंने भैया को और भैया ने मुझे देखा। नज़रों के तीरों ने राजू की वेदना को अर्धमार्ग में ही ध्वस्त कर दिया। माँ से हमने पीलीभीत वाली चाची की बहुत सी कहानियाँ सुनी थीं। उनकी सच्चाई की जांच करना तो हमारे बूते के बाहर था। हम एक कहानी की तरह सुनते थे। माँ जब पिताजी से शादी करके इस परिवार में आईं तो दादी ने अपने सारे गहने गोद की रस्म में माँ को चढ़ाए, जैसा उस समय के खानदानों में होता था। माँ ने घर में कदम रखते ही सारे गहने वापस दादी की झोली में डाल दिए थे। तब कोई बहू इस प्रकार ससुराल से मिले गहनों पर मालिकाना हक नहीं जमा सकती थी। सास के जीवन काल में वे सास की ही पूंजी हुआ करते थे। फिर 2 साल में ही चिंगारपुर वाले चाचा की शादी कर दी गई। फूलो चाची ने भी वही प्रथा दोहराई और वापस लाकर सारे गहने दादी को सौंप दिए। जल्दी ही पीलीभीत वाले चाचा की बारी आई। नई बहू संतो चाची ने भी परंपरा निभाई। संतो चाची के भाई के विवाह का अवसर आया। शादी में पहनने के लिए चाची ने दादी से गहने मांगे। उल्लास और विश्वास से लबरेज दादी ने अपने सारे गहने संतो चाची के सुपुर्द कर दिए। नई बहू अपने मायके भाई की शादी में शामिल होने जाए तो भला नंगी बुच्ची कैसे दिखाई दे, खानदान की नाक कट जाती। 6 कंगन, 4 चूड़ियाँ, जड़ाऊ हार, कानों की झुमकी, मांग का टीका और कमरबंद। दादी को जो कुछ अपनी सास से मिला और जो कुछ भी दादाजी ने गढ़वाया, सब चाची को पहनने को सहर्ष दे दिया। चाचा तो साले की शादी से हफ्ते भर में घर लौट आए। चाची ने लगभग महीने भर बाद ससुराल का रुख किया। चाची अपने माता पिता की अकेली बेटी थी, लाड़ प्यार के कारण जल्दी मायका न छोड़ सकी। संतो चाची ने आकर दादी को सारे गहने ठीक से गिनवा कर जमा करा दिए। दादी ने सब संभाल कर अपनी संदूकची में रखे। ताला लगाकर चाबी अपनी चोली में खोस ली। उस समय में वही सबसे सुरक्षित जगह समझी जाती थी। 60 साल की रही होंगी दादी। सब कहते हैं कि सठिया गई थीं तो गहने लेकर सुनार के पास पॉलिश कराने को पहुंच गईं। मन में विचार करती होंगी कि अपने जीते जी तीनों बहुओं में बराबर बराबर बांट दूंगी। एक बार पॉलिश करा दूं तो नए से दिखेंगे। मेरा क्या है, कई पीढ़ियों से ऐसे ही मिले और ऐसे ही रखते चले आए। ये आजकल की बहुएं चमक देखकर खुश होती हैं। जौहरी को पोटली थमा आराम से बेंच पर पसर गईं। बड़ी हिम्मत करके तो दुकान तक पहुंची थी। अब इस उम्र में अकेले 2 कोस धूप में चलने की ताकत कहाँ रह गई थी। खेत में तो वो तब भी 10-10 घंटे काम कर सकती थी। कच्ची गली रहती तो भी इतना न हाफती। पर सड़कों सड़कों चलना और आते जाते मृत्युदूत इन ट्रकों से बचकर चलते रहना बड़ा दिलेरी का काम था। बीबी, क्या मजाक करने को आई हो? यही वक्त मिला ठिठोली को। जौहरी की बात से दादी चौंकी। अरे काय रे, क्या हुई गवा? तू तो ऐसन गुर्राए रहे हो जे मैंने तुझे नकली गहने पकड़ाए दिए हों। दादी ने अपने कलेजे पर हाथ रखकर अपने उछलते दिल को एक स्थान पर बैठाया। तो और क्या बीबी, नकली ना होते तो क्यों बोलता? तुम्हारे ब्याह पर कितने ही तो मेरे हाथ के ही गढ़े जेवर चढ़े थे। सुनार की कई पीढ़ियां उसी पुश्तैनी दुकान पर बैठ चुकी थी।
पिछले 40 साल से तो गोपाल दास खुद ही दुकान पर 10 से 8 की ड्यूटी बजाते थे। अब बेटा भी आता है, पर वो मार्केटिंग देखता है। अरे तभी तो कहती हूँ लाला, बुढ़ाए गए हो, तनिक कसौटी पे घिस डालो और चश्मा लगाए कर जांच कर लो, नहीं तो वाय छोरा को बुलाए लो, दादी ने झल्लाते हुए कहा। बीबी, जो मुझ पर ही भरोसा नहीं जम रहा तुम्हारा, तो उस नए आए लड़के पर कैसे करोगी? फिर बेटे की तरफ मुड़कर कहा, ले कैलाश, तू भी देख ले, तसल्ली कर दे बीबी जी की। उसके बाद तो जैसा कि माँ बताती हैं कि जौहरी का बेटा कैलाश ही दादी को बदहवासी की हालत में घर छोड़ गया। दादी तो जैसे आसमान से गिरी, संतो चाची पर खूब भड़ास निकाली और फिर भी जी की आग ना बुझी तो श्राप देकर बुझाई। अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए तू जो ये कर रही है तो सुन ले, तू कभी संतान का सुख नहीं देखेगी। जाने दादी का श्राप फलीभूत हुआ था या चाची चाचा में से किसी में कुछ कमी थी। चाची कभी माँ न बन सकी। चाचा ने कभी कभी कोई बालक गोद लेने की बात की भी, लेकिन चाची ने यह कहकर टाल दिया कि औलाद का सुख भाग्य में लिखा होता तो अपने ही ना हो जाती। पिताजी गांव के स्कूल में रहकर 12वीं तक पढ़ गए थे। ज़हीन तो थे ही, बार बार हिरनी सा मन शहर की ओर कुलाचे भरता था। शादी के कुछ दिन बाद ही दिल्ली उन्हें अपने पास खींच लाने में सफल हो गई थी। यहाँ उन्होंने एक व्यापारी के दफ्तर में मुंशी का काम पकड़ लिया। हम भाई बहन तीनों का जन्म दिल्ली में ही हुआ था। हम बचपन से ही शहरी सभ्यता के वाहक थे। गांव से साल भर में या कभी कभी 2 साल में एक बार जाने भर का नाता था, वो भी जब दादी की खबर आती कि बच्चों को देखने को आंखें तरस गईं, तो अपनी माँ को छोड़ शहर आ जाने की पिताजी की गिलानी हमारे पूरे परिवार को पीलीभीत पहुँचा आती। सारी रात का 8 घंटे का सफ़र तय कर हम वहाँ पहुँचते थे। मैंने अपने बचपन में चाची के मन में ममता का अथाह सागर उमड़ता देखा था। जाने चाची के मन का अपराध बोध था या आदर्श बहू की अपने सास के प्रति श्रद्धा। दादी की सेवा में वो एक पल की भी देरी न करती। जब आदेश होता तभी खाना, तभी चाय, उजले चमकते कपड़े सब चाची ही किया करती। जब हम गांव जाते तो संतो चाची हमें घंटों हाथ पकड़कर अपने पास बिठाए रहती और दिल्ली के तौर तरीकों के बारे में पूछती रहती। मैं अब जान सकता हूँ कि वो दिल्ली के प्रति उनके आकर्षण से कहीं अधिक हम तीनों बच्चों पर अपनी ममता का कोष लुटाने का उनका माध्यम था। बहन बबली को तो वे ऐसे अपनी गोद में बिठाती जैसे कंगारू अपने बच्चे को अपने पेट की थैली में छुपा लेता है। उसके नहाने धोने, बाल संवारने, खाना खिलाने का सारा काम वो अपने हाथों से करती। हर बार बबली चाची के हाथों की सिली हुई एक नई फ्रॉक लेकर लौटती। शाम के समय एक एक गिलास भरकर मट्ठा, गिलास भी लगभग सेर भर का। हम छोटे छोटे गिलासों में रूह अफ़ज़ा शरबत पीने के आदि एक गिलास का मट्ठा माँ और हम तीनों मिलकर कहीं ख़त्म कर पाते। पिताजी तो एक गिलास आराम से पीकर हमारी हालत पर ठहाके लगाया करते थे। फिर खाने में चाची अनेकों व्यंजन पकाकर हमारे सामने परोस देती। हम खाकर उठते तो हैरान होती कि इतने जनों के खाने के बाद भी उनके खाने की हांडी ज्यों की त्यों धरी हुई है। कहती, ऐ रे, खाया ही क्या है तुम सबन ने? अरे खावे है कि सूंघे हैं? ये संतो चाची का प्रिय डायलॉग हुआ करता था। हमें उनके इस वाक्य से बड़ी चिढ़ होती थी। वे हमारे खा चुकने के बाद भी ज़बरदस्ती 2 चपाती और हमारी थाली में रख जाती। हमें लगता कि चाची क्या समझती हैं, हम भुक्कड़ हैं, पेटू हैं, या कि हमारे पेट में कुआं और खाई है। इसमें निहित स्नेह को माँ समझाती कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना ही स्नेह का सबसे बड़ा सूचक होता है। तो तुम कैसे रख रहे हो संतो चाची का ध्यान? भैया ने स्पष्ट पूछ लिया। चाची तो वो हम सबकी हैं, तो हम ऐसा सोच रहे थे कि हम दोनों में से कोई एक और तुम दोनों में से कोई एक उनके पास पीलीभीत चले, रवि ने प्रस्ताव रखा। पर क्यों? जब इतने सालों से हम सब ने उनके जीने मरने की खबर नहीं ली, उनके पास झांका तक नहीं, तो फिर अचानक क्यों? सटीक प्रश्न था भैया का। भैया सही ट्रैक पर थे, तो मैंने चुप रहकर बात को समझने की कोशिश की। क्या है ना कि उनके कोई औलाद तो है नहीं जो उन पर कुछ नियंत्रण रख सके। चाचा जी के गुजरने के बाद उन्होंने एक मुसलमान को अपने घर रख लिया है। हाँ, सुना तो हमने भी। वो भला आदमी उनके घर के बाहर के सारे काम करता है और उनकी सेवा भी करता है। रघु भैया विधर्मी वाली बात पूर्णतः अनसुनी कर गए थे। हाँ रघु भैया, ये सेवा वाली बात तो आपने सही कही। सब तरह की सेवा करता है वो चाची की। कहकर रवि ने आंखें नाटकीय ढंग से मटकाईं।
यहाँ चाची के सिर पर मर्द नहीं और वहाँ वो भी ठहरा रणुआ। क्या बकवास कर रहे हो? अपनी चाची के लिए यूं अनाप शनाप बकते लाज नहीं आती? एक बार की भड़क उठे थे भैया। अब उन्हें ही कोई लाज शर्म नहीं रही तो हम क्या करें भैया? इस उम्र में क्या ये सब शोभा देता है? वो भी गैर धर्म का। नाक कट रही है खानदान की। खानदान की नाक उनके हाथ में दी किसने है? और मैं तो कहता हूँ कि अगर चाची के दुख भरे जीवन में वो इंसान खुशी के 2 पल उधार दे रहा है तो इसमें हम सबको क्यों आपत्ति होनी चाहिए? आखिर हम सब उनके लिए कर ही क्या सके हैं आज तक? कम से कम उनकी खुशियाँ न छीने इतना तो कर सकते हैं। बात केवल इतनी ही रहती रघु भैया, माधव भैया, तो भी हम यूं दौड़े दौड़े न चले आते। राजू ने कुछ आगे को झुककर रहस्य उद्घाटन करने की मुद्रा में आते हुए कहा। फिर क्या बात है? उस व्यक्ति के चाची का ध्यान रखने से परेशानी है या कि उसके मुसलमान होने से? मुझे सत्य के बहुत करीबी कहीं होने का संकेत मिल रहा था। चाची तो अपनी सारी ज़मीन जायदाद उसके ही नाम कर देंगी ऐसा सुना है, तभी कहता हूँ कि हम वहाँ चलें और उन्हें ऐसा करने से रोकें। अच्छा, तो चाची की इतनी चिंता के पीछे उनकी संपत्ति पर नज़र है तुम लोगों की? हमारी काहे को भैया, हम तो तुम्हारे भी बराबर हिस्से की बात करेंगे। हम दोनों को किसी का हिस्सा नहीं चाहिए, क्यों माधव? भैया ने सहमत के लिए मेरी ओर देखा। मैंने तुरंत उनका समर्थन किया। ऐसा करो, उठ जाओ यहाँ से अभी के अभी, इससे पहले कि हम ये भूल जाएं कि तुम हमारे चचेरे भाई हो। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हमें ये सोचकर भी शर्म आ रही है कि तुम हमारे भाई हो। चाचा जी ने सही ही तुम्हें घर से निकाला था। हमने ही गलती की थी तुम जैसों को पाल कर। सोच लो रघु भैया, माधव भैया, फिर ना कहना कि बताया नहीं। उठते उठते भी राजू बोला। उनके जाने के बाद भैया और मैं बहुत देर तक उनके इन नीच विचारों की भर्त्सना करते रहे। बहुत देर होने से वृंदा भी नीचे उतर आई थी। भैया ने उसे अंदर बुला लिया। उसने भौजाई के पैर छुए तो भौजाई ने उसे गले लगा लिया। दोनों को बात करते देख आत्मिक सुख मिल रहा था। भैया, सावी की कितनी सुंदर तस्वीर है हाथ में डिग्री लिए। क्या कर रही है आजकल? फेसबुक से पता तो लग गया था, परंतु अपनों के मुंह से सुनने का सुख कुछ और ही होता है। वही जो तूने कहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, भैया ने गर्व से बताया। सच? मेरी आंखों में आंसू आ गए। डोर टूट अवश्य गई थी माधो, पर मैंने उसके छोर को उलझनों में खोने नहीं दिया था कि सही समय पर दूसरे छोर से उसे जोड़ सकूं। भैया ने बुदबुदाया। ऐसा आभास हुआ कि इतने समय से संबंधों पर जमी बर्फ पिघलकर आज एक दूसरे के दामन को भिगोने लगी है। अभी आप सुन रहे थे भाइयों के प्रेम और आत्मीयता की गर्माहट भरी कहानी डोर के 2 छोर, जिसको लिखा था डॉक्टर आरती लोकेश ने। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।